प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एक अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि उसका कोई पैटर्न आप देखेंगे नहीं, कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, और वो फेल करने के लिए काफ़ी है। कर लेंगे, और जितना मैं यहाँ कराऊंगा प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए वो काफ़ी है। जीएस की प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको एक सिंगल रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कोल्लन के पास देखेंगे, कोल्लन के पास अष्टमुड़ी भी एक कयाल है। तटीय मैदानों का महत्व, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपयोगी हैं। तटीय मैदानों का महत्व में पहला पॉइंट लिखेंगे, ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। वो जलमग्न तट है, तो इसका कारण समझ गए, या तो आपका वाटर लेवल राइज होना, या फिर जो तट है उसका इनकी भूमि का नीचे धस जाना। यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर ये 14 है। यूनिट 1 लेक्चर 14 और टॉपिक इसका जो है ये 6 है। इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी मूल का है, यानी कि समझ गए आप, ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में, इसी प्रकार से आपको स्टेटमेंट देकर के पूछेगा। हिमालय का ही क्या है, विस्तार है, ये भी हिमालय का ही विस्तार है। हाँ, वो कनेक्ट करना है प्रीवियस लेक्चर से। हाँ, साइलोज में नहीं पढ़ना। 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है द्वीपों का पूरा समूह, 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। पहली यूनिट से कोई प्रश्न बना है मेंस के अंदर तो वो हम देखने वाले हैं, और प्रीलिम्स के अंदर जो प्रश्न बने हैं वो हम देखने वाले हैं, और जो भी एक्सपेक्टेड प्रश्न है वो हम देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे भारत का तटीय मैदानी क्षेत्र। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको रेगिस्तान, भारत का जो महान रेगिस्तान है थार डेजर्ट, उसके विषय में और पूर्वी घाट के विषय में हमने आपको बताया। अब हम देखेंगे आपका पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। हम इस लेक्चर में देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, लिखेंगे यहाँ पे इस तरीका से, बी डाल लेना, यहाँ जहाँ मैंने जैसा बताया हो उस तरीका से ही पश्चिमी, इस तरीका से आपको डाल लेना है, और इसमें लिखना प्रारंभ करना है। पहला पॉइंट डाल करके आप लिखेंगे, पहला पॉइंट आप डाल करके लिखेंगे यहाँ पे, यह है उत्तर में कच्छ के रण, यह है उत्तर में कच्छ के रण से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। हाँ, प्रीवियस लेक्चर देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये मानो ये इंडिया है, और इंडिया के यहाँ पर देखेंगे कोस्ट में इस तरीका से क्या है, कोस्टल प्लेन्स हैं, ये क्या है, कोस्टल प्लेन्स है तरीका से, और इन्हीं के साथ में यहाँ पर क्या है, पूर्वी घाट बीच में से कटे हुए हैं ये सब, और यहाँ पर क्या है, ये क्या है हमारा पश्चिमी घाट, और यहाँ क्या है, ये सब बंगाल की खाड़ी है, ये सब बंगाल की खाड़ी है। और ये अरब सागर है, ये अरब सागर है। और यहीं पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको हमारा लक्षद्वीप मिल जाएगा, यहाँ पर लक्षद्वीप है, और इधर की साइड में हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से हमने बात की थी, ये हमने देख लिया था, और उसी में हमने आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में समाप्त किया है। तो हम इसी में लिखा रहे थे, पहला पॉइंट आपको डाल करके लिखना है, यह उत्तर में कच्छ के रण से, यह उत्तर में कच्छ के रण से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। और जो नए अभ्यर्थी हैं, मैं हर एक लेक्चर में बोलता हूं कि आपको लिखना किस प्रकार है, आपको नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाएं। इसमें आपको क्या करना है, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, आपको वैसे नोट्स नहीं बनाने हैं, बल्कि आपको करना क्या है, की टर्म्स के अंदर आपको नोट्स बनाने हैं। की टर्म्स के अंदर जैसा कि मैंने आपको अभी बोला है कि पश्चिमी तटीय मैदान, यह उत्तर में कच्छ के रण और दक्षिण में कन्याकुमारी। तो आपको क्या लिख लेना है, उत्तर लिख लेना है, पहला पॉइंट लिख करके, उत्तर कच्छ का रण, और यहां लिख लेना है दक्षिण कन्याकुमारी, इस तरीका से, और यहीं पे ये समाप्त हो जाएगा। तो आपको पूरी पूरी लाइन नहीं लिख करके, बल्कि की टर्म्स में आपको लिखते जाना है। अगर लाइन लंबी भी है
तो आपको कैसा लिखना है, जैसे कि आप लिखिए पहले एक बार, पूर्व में यह सेकंड पॉइंट डाल लेंगे, इसी में सेकंड पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे पूर्व में यह पश्चिमी घाट के, लिखना पूर्व में यह पश्चिमी घाट की तीव्र ढलानों से, पूर्व में यह पश्चिमी घाट की तीव्र ढलानों से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, और पश्चिम में यह अरब सागर तक फैला है। यहां पे यानी कि अगर इसके पूर्व में आप देखोगे इधर की साइड में क्या है, इधर की साइड में क्या है, तीव्र ढलान, यानी कि पूर्व में ये पश्चिमी घाट की तीव्र ढलान है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। ये सब क्या है, अरब सागर है। ये पश्चिम में क्या है, अरब सागर है ना। इस तरीका से देखना है। अब अगर ये आपको लिखना था तो कैसे लिखते आप, ये दूसरा वाला कि पूर्व में ये पश्चिमी घाट की तीव्र ढलानों से घिरा है ना, और पश्चिम में अरब सागर तक, तो यहां पे क्या लिखना है, पश्चिम अरब सागर, और पूर्व, पूर्व में किससे घिरा है, ये पश्चिमी घाट का तीव्र ढलान, में घाट का ढलान, या तो ऐसा बना लेना या ढलान ही लिख लेना इस तरीका से। तो आपको पूरे पूरे नोट्स नहीं लिख करके, बल्कि आपको इस तरीका से की टर्म में आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। पूरी ज्योग्राफी आपको 25 से 30 पेज के अंदर आ जाएगी। बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाना है, और बहुत ज्यादा लंबी लाइन भी है तो आप प्लस प्लस करके लिखते चले जाएंगे। जैसे ये भी है तो पश्चिम में अरब सागर प्लस पूर्व, ऐसे करके लिख सकते थे, पूर्व पश्चिमी घाट ढलान अरब सागर, इस तरीका से लिखते जाना। तो ये आपको शॉर्ट टर्म में, इस की टर्म में आपको नोट्स बनाना है, समझ गए आप। तो इस तरीका से बना करके चलेंगे, जैसा मैं बोल रहा हूँ आप उसे सुन लेंगे जरूर, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसे आप सुनते जाएंगे। आगे अपना एक एटलस रख लेंगे, या आपका कोई मैप लगा हुआ है आपके रूम में, तो वो रूम में मैप देखते हुए चलेंगे। ओके, हाँ, तो मैप आप देखते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ में मैप देखते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ में आप अपने, हाँ, मेरी बातों को सुनते हुए चलेंगे और मैप देखते हुए चलेंगे। बस ये आपको करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, हाँ, तो कल यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट था। हाँ, तो उस पे वीडियो आएगी ना, उस पे आज ही एक वीडियो आने वाला है। अगर आप इसे देख रहे हैं तो हाँ, हाँ, इस पे एक वीडियो आ चुका है, आप ऐसा समझे, मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो डाल दिया है, आप उसे देख लेना कि मेंस में आपको किस तरीका से रिजल्ट रहा है, और क्या आपके उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं कि आप किस प्रकार से कोचिंग माफिया से बचेंगे, डिसीजन किस प्रकार से आपको लेना है, किस तरीका से आपको आपकी तैयारी की राह क्या होनी चाहिए, कितना रिजल्ट यूपीएससी का हिंदी मीडियम का रहा है, क्या उसमें जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं क्या वो सही है क्या गलत है, बहुत सारी बातें मैंने वहां डिस्कस की है। तो आप वो लेक्चर देख लेना। अभी आप इसे लिखें, ठीक है, हाँ, लिखना इसे, पूर्वी तटीय मैदान, हाँ, तीसरा पॉइंट डाल के लिखना है, इसमें तीसरा पॉइंट डालना है। लिखना, पश्चिमी तटीय मैदान कच्छ तट से कन्याकुमारी तक धीरे धीरे संकरा होता जाता है। यानी कि अगर आप पश्चिम में इसे उत्तर में देखेंगे तो ये चौड़ा है, और जैसे दक्षिण की ओर जाएगा तो ये कम होता चला जाएगा। यानी कि इस तरीका से आप इसे देख सकते हैं, यानी कि ऊपर से इस तरीका से आएगा, इस तरीका से, यानी कि नीचे आते आते वो जब वो दक्षिण की साइड आएगा तो वो स्टीप होता चला जाएगा, नैरो होता चला जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, लिखेंगे इसे, लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान के विपरीत, पूर्वी तटीय मैदान के विपरीत जिसमें बड़ी नदियां और उनके चौड़े मुहाने हैं, मुहाने यानी कि डेल्टा जो बनाती हैं, पश्चिमी तट के पास पश्चिमी घाट के तेज ढलानों के कारण, पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट के तेज ढलानों के कारण, यानी कि बहुत ही स्टीप ढलान है उसके, इसके कारण से अरब सागर में वे डेल्टा नहीं बनाते, अरब सागर में वे डेल्टा नहीं बनाती। यानी कि जो भी नदी डेल्टा जो अरब सागर में गिरती हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं,
तीन नदी हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि स्टीपनेस के कारण ऐसा होता है। जबकि जो भी पूर्व की ओर नदियां जाती हैं, यानी कि जो पूर्वी घाट को पार करती हैं, वहां पर आपको डेल्टाई क्षेत्र मिलता है। और डेल्टा कैसे होते हैं, जो कि आप बराबर में देख रहे हैं, इस प्रकार का डेल्टा क्षेत्र होता है। ओके, ठीक है, आप देखना आगे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, तटीय मैदान बड़ी संख्या में बहुत छोटी छोटी सी खाड़ियां बनाती हैं। तटीय मैदान बहुत बड़ी संख्या में बहुत छोटी छोटी खाड़ियां बनाती हैं। हाँ, खाड़ी बनाती हैं। हाँ, लिखेंगे, सिक्स्थ पॉइंट है इसी का। सिक्स्थ पॉइंट में लिखेंगे, नर्मदा और तापी के मुहाने, नर्मदा और तापी के मुहाने इस ओर प्रमुख है। मुहाने इस ओर प्रमुख है, यानी कि ये दो, हाँ, प्रमुख हैं। लिखेंगे आगे, केरल तट पर कुछ झीलें, केरल के तट पर कुछ झीलें, केरल तट पर कुछ झीलें जैसे लेगून और बैकवाटर। केरल तट पर कुछ झीलें हैं जैसे कि लेगून है और बैकवाटर। बैकवाटर यानी कि पानी का, जैसे ही आप देखेंगे ज्वार भाटा का आपने देखा होगा, पानी जब पीछे की ओर आएगा तब वो पानी से भर जाएंगी, उन्हें बोलते हैं बैकवाटर। बैकवाटर, जो कि सबसे बड़ी वेमनाथ झील है। वेमनाथ झील उसी प्रकार से बनी हुई एक झील है। लिखेंगे, पश्चिम तट, हाँ, पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है। इसका मतलब है कि जो वाटर है वो जल उस पर आता रहता है, पानी, जैसे कहते हैं ना ज्वार एंड भाटा, तो जब वो आगे की ओर पानी जाएगा, ठीक है, और फिर पीछे की ओर जब आएगा तो जल आ जाता है उस पर। हाँ, तो ये इसे बोलते हैं जलमग्न तटीय मैदान है, पानी आता रहता है उस पर। जी, जलमग्न तटीय मैदान है, यह जलमग्न तटीय मैदान का ही उदाहरण है। डूबने के कारण यह संकीर्ण बेल्ट का निर्माण करता है और इसी कारण से यह प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट्स के लिए अच्छी परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। समझ गए आप? इसीलिए आप देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है उधर की ओर आपको प्राकृतिक बंदरगाह मिलते हैं और पूर्वी घाट की ओर इतने बंदरगाह आपको नहीं मिलते हैं। हाँ, तो आप इतना लिख लेंगे कि हाँ, जलमग्न तट होने के कारण यह प्राकृतिक, यानी कि यहाँ पर एक संकीर्ण बेल्ट पाई जाती है जो कि प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए एक अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध कराती है। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। लिखेंगे, पश्चिमी तटीय मैदानों को, पॉइंट लिखेंगे, इसका जो सेवंथ या 8 पॉइंट है, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान निम्न भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं? पहला लिखेंगे, ए करके लिख लेंगे, गुजरात का तटीय मैदान। नेक्स्ट लिखेंगे, बी पर लिखेंगे, कोंकण का तटीय मैदान। मैदान सी पर लिखेंगे, कर्नाटक का तटीय मैदान। डी पे लिखेंगे, मालाबार, मालाबार का तटीय मैदान। चार भागों में बांट करके हमने इसे देखा है, चार भागों में हमने बांट करके इसे देखा है। आप देख लेंगे एक बार और। पहला भाग है गुजरात का तटीय मैदान, दूसरा है कोंकण का तटीय मैदान, फिर है कर्नाटक का तटीय मैदान और फोर्थ है मालाबार का तटीय मैदान। और अब पहला पॉइंट डाल करके आप लिखेंगे, पहला पॉइंट डाल लेंगे आप और लिखेंगे इसमें
पहला ए पॉइंट डालेंगे और गुजरात का तटीय मैदान में लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, यह पश्चिम तट के उत्तर भाग का निर्माण करता है। यह पश्चिमी तट के उत्तरी भाग का निर्माण करता है। नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड पॉइंट इसका। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसी में, इस क्षेत्र को कच्छ या काठियावाड़ तट भी कहा जाता है। यह इस क्षेत्र को या इस तट को कच्छ या काठियावाड़ का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, जितना भी है ये, इसमें चारों में से सबसे ज्यादा चौड़ाई इसी का है, इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है। नेक्स्ट लिखेंगे तराई मुख्य रूप से सिंधु द्वारा लाई गई गाद, तराई मुख्य रूप से सिंधु द्वारा लाई गई गाद के जमाव के कारण है। मुख्य रूप से सिंधु द्वारा लाई गई गाद के जमाव के कारण है। नेक्स्ट लिखेंगे कच्छ क्षेत्र के तराई दलदल, यहां लिखना, यहां कच्छ क्षेत्र के तराई दलदल बनते हैं, तराई दलदल बनते हैं। इन्हें रण कहा जाता है, इन्हें रण कहा जाता है, रण से लिखेंगे, इन्हें रण कहा जाता है। ठीक है। कच्छ तराई क्षेत्र के दलदल बनते हैं और ये दलदल जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, रण कहा जाता है। मॉनसून में यह पूरा क्षेत्र पानी में डूब जाता है। मानसून में यह क्षेत्र पानी में डूब जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कच्छ को उत्तर में विशाल रण और पूर्व में छोटे रण में विभाजित किया जाता है। यानी कि उत्तर में विशाल रण, रण मतलब अभी जैसे दलदली भूमि, और पूर्व में छोटे रण में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे बन्नी मैदान विशाल रण, बन्नी, बन्नी ऐसे लिखेंगे, बन्नी लिखेंगे, बन्नी। कच्छ को उत्तर में, ये हो गया, बन्नी मैदान विशाल रण और रॉकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है, रॉकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। आगे लिखेंगे काठियावाड़ कच्छ के दक्षिण में स्थित है। काठियावाड़ जो है वो कच्छ के दक्षिण में स्थित है, काठियावाड़। लिखेंगे काठियावाड़ जो है वो कच्छ के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट लिखेंगे गुजरात के मैदान काली मिट्टी से बने हैं, गुजरात के मैदान काली मिट्टी से बने हैं। और इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं, आप प्रीवियस लेक्चर सुनेंगे तो आ जाएगा, और बाकी मैं आगे भी इसे कराने वाला हूं। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे बी पॉइंट में, बी पॉइंट डालेंगे इसका, लिखेंगे बी पॉइंट कोंकण का तटीय मैदान। बी पॉइंट क्या है, कोंकण का तटीय मैदान, कोंकण का तटीय मैदान। उत्तर लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें, उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक कोंकण तट मैदान है। दमन से लेकर के कोंकण, यानी कि उत्तर में दमन द्वीप आपने देखा होंगे ना, दमन और दीव, वहां से मैप में बराबर में देख लेना, दमन और दीव, यहां से लेकर के दक्षिण में गोवा तक कोंकण तट, यानी कि वहां दमन से लेकर के और गोवा तक का जो क्षेत्र है, जो भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। लिखेंगे दूसरा पॉइंट, लिखेंगे यह मैदान 500 किलोमीटर तक फैला है, यह मैदान 500 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन बहुत संकीर्ण और टूटा हुआ है। यानी कि ये क्या है, ब्रेक है, इसको जगह जगह से टूटा हुआ है, यानी कि संकीर्ण है, संकीर्ण ऐसे लिखना है, संकीर्ण है और टूटा हुआ है। ठीक है, संकीर्ण है और बीच में से टूटा हुआ है। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कोंकण तट उपखंड और क्षरणीय विशेषताओं द्वारा चिन्हित है। कोंकण तट लिखना, कोंकण तट क्षरणीय विशेषताओं द्वारा चिन्हित है, यानी कि यहाँ पे क्षरण हो रहा है, वेदरिंग हो रही है। नेक्स्ट लिखेंगे इस क्षेत्र में चावल और काजू महत्वपूर्ण फसलें हैं, इस क्षेत्र में काजू और चावल महत्वपूर्ण फसलें हैं। नेक्स्ट लिखेंगे लास्ट पॉइंट, लिखेंगे इस तट के उत्तर भाग में
इस तट के उत्तर भाग के मध्य से बैतरणी नदी बहती है। देखना है, इस तट के उत्तर भाग के मध्य से बैतरणी नदी बहती है। बैतरणी नदी, बैतरणी नदी बहती है। नेक्स्ट लिखेंगे, टी पॉइंट है। टी पॉइंट में है कर्नाटक का मैदान। कर्नाटक का मैदान लिखेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, कोंकण तट के दक्षिण में कर्नाटक के तटीय मैदान। लिखना, कोंकण तट के दक्षिण में कर्नाटक के तटीय मैदान, उत्तर में गोवा और दक्षिण दिशा में मैंगलोर से 225 किलोमीटर फैले हैं, तक फैले हैं, जिन्हें कन्नड़ तट भी कहा जाता है। जिन्हें कन्नड़ तट भी कहा जाता है। कोंकण तट जो है वो कर्नाटक के तटीय मैदान से गोवा और दक्षिण दिशा में मैंगलोर, गोवा और मैंगलोर के बीच 225 किलोमीटर में फैले हैं, जिसको हम कन्नड़ तट भी कहते हैं। समझ गए आप। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये तटीय मैदान संकरा है। यह तटीय मैदान संकरा है। संकरा मतलब है छोटा है, बारीक है, इस तरीका से संकरा है। संकरा है यानी कि इस तरीका से संकरा है। और बेंगलोर के पास चौड़ा है। मैंगलोर के पास चौड़ा है, व्यापक। संकरा का क्या है विपरीत? व्यापक। व्यापक है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तट के साथ कई स्थानों पर मैदान रेतीला है। तट के साथ कई स्थानों पर मैदान रेतीला है और कुछ स्थानों पर पश्चिमी घाट समुद्र तक फैला है। कुछ स्थानों पर पश्चिमी घाट समुद्र तक फैला है। और इसी मैदान में ऊंचे जलप्रपात, इन्हीं स्थानों पर ऊंचे जलप्रपात जैसे कि जोंग या गरसेप्पा, जोंग या गरसोप्पा, गरसोप्पा ऐसे लिखेंगे। इसका कितना है ऊंचाई? 275 मीटर। 275 मीटर। ठीक है। हाँ, जो कि शरावती नदी के पास पड़ता है। जो कि शरावती नदी के पास से या जो शरावती नदी के पास ही है। यह क्षेत्र लोहे के भंडार के लिए समृद्ध है, यानी कि यहाँ लोहे के भंडार है। यानी कि लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है ये जो भी, यहाँ लोहे के भंडार हैं। फ्रेंड्स, जितना मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसको बहुत ही श्रद्धा के साथ में आपको करना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैंने तो 1-2 लाख रुपए खर्च करे ही नहीं है और बिना 1-2 लाख रुपए खर्च करे मैं आईएएस कैसे बनूंगा। तो इसे दिमाग से निकाल दें। अगर आपको एक सुगठित और व्यापक सिलेबस कवर कराया जाए, जो कि पेड में भी नहीं कराते हैं, तो रिजल्ट होना स्वाभाविक है। अगर आप तैयारी को अपनी को एक सुगठित तरीका से करते हैं, एक मैनेज तरीका से करते हैं, आपको पता है कि इतना सिलेबस है, ये सिलेबस को मैंने इस तरीका से करना है और जो भी पॉइंट मैं कवर करता जाऊंगा सिलेबस के, वहां पर मैं आंसर राइटिंग भी करता जाऊंगा और प्रीलिम्स के मैं एग्जाम में जो प्रश्न आ चुके हैं उनको भी साथ साथ देखता हुआ जाऊंगा और एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है वो भी मैं साथ साथ देखता हुआ जाऊंगा। प्रीलिम्स एक हर्डल है। आपको मैं बताऊं कि अगर आपको आईएएस बनना है तो पहली जो सबसे बड़ी हर्डल है वो है प्रीलिम्स। जो लोग रैंक इंप्रूव करने के लिए भी दोबारा से एग्जाम देते हैं वो प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं। प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं क्योंकि प्रीलिम्स एक अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि उसका कोई पैटर्न आप देखेंगे नहीं, कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है और वो फेल करने के लिए काफ़ी है। इसलिए प्रीलिम्स पे आप ज़्यादा ध्यान दें। मेंस में आप कर लेंगे और जितना मैं यहाँ कराऊंगा प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए वो काफ़ी है।
जीएस के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको एक सिंगल रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये प्रारंभ किया गया है और यहाँ पे जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपकी जीएस का 100% सिलेबस कवर कराऊंगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। और आने वाले समय में इस चैनल से आप बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन देखेंगे। ऐसा नहीं जैसा कि और लोग कह रहे हैं, नहीं, क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से आपके लिए काम कर रहा हूँ और ये रिजल्ट देने वाला है। पूरा अनुभव जितना भी है यूपीएससी का वो सारा यहाँ पे लगा देने वाला हूँ। और जब निस्वार्थ भाव से हम कार्य करते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है और वो हमारा साथ देगी। आने वाले समय में आप देखेंगे 2024, 2025 और 26 में कि इस चैनल से लोगों के सिलेक्शन होंगे ना, लोग आपसे बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे कि हमने वहाँ से किया है। तो अभी आप इस चैनल को ज्वाइन करें और साथ ही साथ मैं जैसा बता रहा हूँ मेरे साथ आप लिखते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें। और आप भी वो व्यक्ति हो सकते हैं जो आकर के कहेंगे कि हमने यूपीएससी विद प्रताप से तैयारी की और हमारा रिजल्ट हो गया है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये ना सोचें कि फ्री का कंटेंट है, नहीं, मैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये कार्य कर रहा हूं आपके लिए। और जब हम डेडिकेशन के साथ कार्य करते हैं, जितना मैं कर रहा हूं आप भी उतना ही करेंगे तो रिजल्ट होकर के रहेगा। ये कोई रोक नहीं सकता है, हाँ, ये एकदम रोक नहीं सकता कोई। तो रिजल्ट होगा तो आप क्यों ना वो व्यक्ति बने जो आकर के ये कहें। तो आप मेरे साथ करेंगे, ना कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता है, एक रुपये भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जीएस के लिए ये हो जाएगा आपका। और ऑप्शनल के लिए वो हम देखेंगे। टेस्ट सीरीज का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन जाकर के दिल्ली में ही लगाना है, कहीं से कुछ नहीं लगाना है। मैं आपका इतना करूंगा कि टेस्ट सीरीज जो आप लगा करके मुझे भेजेंगे वो हम चेक कर लेंगे, लेकिन जाकर के आपको विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। और वहां पर आपको जाकर के जैसा आप परीक्षा हॉल में लिखते हैं उसी प्रकार से एक अनुभव आपको मिलता है, वो आप करें तो आपका रिजल्ट होकर के रहेगा। हम साथ चलेंगे और करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आप शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को प्यार दें बहुत सारा, क्योंकि ये डिजर्व करता है चैनल, ये चैनल डिजर्व करता है। हाँ, करेंगे ये, ठीक है। लिखेंगे, अब आगे आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका डी पॉइंट लिखेंगे मालाबार का तटीय मैदान। डी पॉइंट लिखेंगे इसमें आप मालाबार का तटीय मैदान और इसमें पहला पॉइंट डालेंगे मालाबार का तटीय मैदान। पश्चिमी तट के मैदानों का लिखना, पश्चिमी तट के मैदानों का चरम बिंदु लिखेंगे पहला पॉइंट। पश्चिमी तट के मैदानों का चरम दक्षिण भाग केरल राज्य में स्थित है, दक्षिण भाग केरल राज्य में स्थित है और इसे मालाबार तट भी कहा जाता है, और इसे मालाबार तट भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट, कोंकण और कर्नाटक तटीय मैदानों की तुलना, कोंकण और कर्नाटक तटीय मैदानों की तुलना में यह औसतन 25 किलोमीटर, कोंकण और कर्नाटक तटीय मैदानों की तुलना में यह औसतन 25 किलोमीटर अधिक चौड़ा है, औसतन 25 किलोमीटर अधिक चौड़ा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे, दक्षिणी केरल में लिखेंगे, दक्षिणी केरल में तट के समानांतर, दक्षिणी केरल में तट के समानांतर फैले इस क्षेत्र में अनेक लैगून पाई जाती हैं। दक्षिणी केरल में तटीय मैदान के समानांतर, तट के समानांतर लिखेंगे, दक्षिण केरल में तट के समानांतर अनेक लैगून पाई जाती हैं, लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मालाबार तट के किनारे लिखेंगे, मालाबार तट के किनारे, मालाबार तट के किनारे कई रेत के टीले हैं, झील, कई रेत के टीले और झील हैं। स्थानीय लोग इन्हें कयाल कहते हैं, कयाल, स्थानीय लोग इन्हें क्या कहते हैं, कयाल। ये जो झीलें हैं इन्हें स्थानीय लोग क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं, स्थानीय लोग इन्हें कयाल कहते हैं, लिखेंगे। नेक्स्ट, कोच्चि के पास लिखना, कोच्चि के पास 80 किलोमीटर लंबी वेम्बनाथ झील एक कयाल ही है, कोच्चि के पास 80 किलोमीटर लंबी वेम्बनाथ झील एक कयाल ही है। और कोल्लन, कोल्लन जानते हैं, कोल्लन ऐसा लिखना है, कोल्लन, कोल्लन के पास लिखेंगे, कोल्लन के पास
अष्टमुड़ी भी एक कयाल है, अष्टमुड़ी भी एक कयाल है, ऐसे लिखेंगे, अष्टमुड़ी भी एक कयाल है, अष्टमुड़ी भी एक कयाल है, लिखेंगे, लिखेंगे कयाल समुद्र में प्रवाहित होने से पहले, कयाल समुद्र में प्रवाहित होने से पहले अत्यधिक मात्रा में नदियों से पानी प्राप्त कर लेती हैं, अत्यधिक मात्रा में नदियों से पानी प्राप्त कर लेती हैं, लिखेंगे पश्चिमी तट के इस हिस्से में, पश्चिमी तट के इस हिस्से में हल्का सा उभार है, लिखेंगे हल्का सा उभार है। अब हम ये देखेंगे कि हमने जैसे कि पूर्वी घाट देखे थे और पश्चिमी घाट देखे थे, दोनों के बीच हमने कंपैरिजन किया था, एक मैंने टेबल बनवाई थी आपको और मैंने कहा था कि इन दोनों के बीच में आप पॉइंट लिखेंगे। इसी प्रकार से मैं आप पश्चिमी तटीय मैदान, क्योंकि पश्चिमी और पूर्वी घाट से प्रश्न आ चुके हैं, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए मैं इसे ध्यान में रखते हुए आपको एक तुलना कराए देता हूं और आप इस तरीका से बना लेंगे अपनी कॉपी में, कॉपी में इस तरीका से बना लेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान, मैदान और बीच में इस तरीका से लाइन खींच लेंगे, पूर्वी तटीय मैदान, इस तरीका से खींचेंगे और इस तरीका से आप बना करके यहाँ पे 1 पॉइंट लिखेंगे, पहले इसका लिखेंगे और फिर इसका लिखेंगे, ठीक है। तो पहला लिखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान में, पहला पॉइंट लिखेंगे ये कच्छ से कन्याकुमारी तक फैले हैं, जैसा कि आपको पता है, यानी कि वो लिखना है आपको कच्छ कन्याकुमारी, इसी तरीका से पूरा सेंटेंस नहीं लिखना। दूसरा इसी पहले वाले में, इस पूर्वी तटीय मैदान में लिखेंगे यह सुंदरबन से कन्याकुमारी तक फैले हैं, ये कहां से, सुंदरबन से, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे पश्चिमी तटीय मैदानों में, लिखेंगे पश्चिमी घाट के समानांतर है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे पश्चिमी घाट के समानांतर है, और इस वाले में लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान में, दूसरा पॉइंट पूर्वी घाट के समानांतर है, तीसरा लिखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान में, तीसरा लिखेंगे ये कच्छ कोंकण कन्नड़ और मालाबार तट में विभाजित है, ये कच्छ कोंकण कन्नड़ और मालाबार तट में विभाजित है, और तीसरा यहां पे लिखेंगे, तीसरा यहां पे लिखेंगे ये उत्कल आंध्र कोरोमंडल, ये उत्कल आंध्र और कोरोमंडल तट मैदान में विभाजित है या में विभाजित है। अब लिखेंगे ये संक्रे हैं, इस वाले में लिखेंगे पश्चिमी तट में, ये क्या है, संक्रे हैं, ये संक्रे हैं और लंबे हैं, ये संक्रे हैं यानी कि कम चौड़ाई है इनकी और लंबे हैं। पूर्वी तटीय मैदान में लिखेंगे ये व्यापक है यानी कि चौड़े हैं, ये चौड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये जलमग्न तट है, पश्चिम वाले में लिखेंगे यहाँ पे ये जलमग्न है, जलमग्न का मैंने आपको बता दिया, पानी आ जाएगा इनके ऊपर, ये जलमग्न है। जलमग्न तट का उदाहरण है, और ये क्या है, यहाँ पे लिखेंगे पांचवा इसी में, ये उभरे हुए हैं, ये उभरे हुए हैं, हाँ ये उभरे हुए हैं। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे पश्चिमी तट में, पश्चिमी तटीय मैदान से बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ऑलरेडी मैं पीछे बता चुका हूं, लेकिन मैं लिखाई दे रहा हूं, आप लिख लें, इसे याद नहीं रहे कभी। पूर्वी तट में लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। एक पॉइंट और लिख लेंगे इसमें, देखना पश्चिमी तट में लिखेंगे
महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह, महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह पश्चिमी तट पर हैं, जैसे उदाहरण के लिए कांडला। महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह सी पोर्ट्स जिन्हें बोलते हैं वो पश्चिमी तट पर हैं, जैसे कि कांडला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मारमगांव, मैंगलोर और कोचीन पूर्वी तटीय मैदान में देखेंगे बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह और कम संख्या में है, जैसे कि एक तो होगा चेन्नई, विशाखापत्तनम आदि। अब लिखेंगे, अब टॉपिक डालेंगे इसमें, नेक्स्ट यहीं पे डाल लेना है, इस तरीका से करके डाल लेना है। यानी कि जो तटीय मैदान है उनका महत्व क्या है। तटीय मैदान महत्व, तटीय मैदानों का महत्व, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपयोगी हैं। तटीय मैदानों का महत्व में पहला पॉइंट लिखेंगे, ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपयोगी हैं। पश्चिमी तट, हाँ लिखना, तो हाँ लिखना वैसे ही है जैसा मैंने आपको बताया, यानी कि पश्चिमी, अब जैसे आपने इसमें लिखना महत्व में, पहला पॉइंट मैंने जैसे बोला कि ये मैदान कृषि के लिए महत्वपूर्ण है या उपयोगी है, तो बस क्या लिखना है, पहला पॉइंट डालना है, ऐसा लिखना है। कृषि प्लस उपयोगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक दो बार ये लेक्चर सुनना है ताकि आपके मन में ये भाषा रच बस जाए और आप इसी भाषा का उपयोग करते हुए अपने एग्जाम में लिखें, अपने आंसर्स लिखेंगे। पश्चिमी तटों में विशेष लिखना, पश्चिमी तटों में विशेष उष्णकटिबंधीय फसलों का उत्पादन होता है। पश्चिमी तटों में विशेष उष्णकटिबंधीय फसलों का उत्पादन होता है, जबकि पूर्वी तटों में चावल उत्पादन, जबकि पूर्वी तटों में चावल उत्पादन होता है। लिखेंगे, लिखेंगे तटीय मैदान, लिखना तटीय मैदान नमक, तटीय मैदान नमक, मोनोजाइट परमाणु ऊर्जा के लिए उपयुक्त। आप देखते हैं इसको जब हम रिफाइन कर लेंगे तब ये जो है परमाणु ऊर्जा के लिए उपयुक्त हो जाएगा, यूरेनियम इससे बनता है, चलेंगे देखेंगे वैसे। मोनोजाइट परमाणु ऊर्जा के लिए उपयुक्त, और खनिज तेल और गैस मत्स्य आदि के लिए उपयोगी हैं। मत्स्य आदि के लिए उपयोगी हैं। मत्स्य, हाँ मछली पकड़ना है ना, हाँ लिखना नेक्स्ट पॉइंट। यद्यपि पर्याप्त प्राकृतिक बंदरगाहों की कमी है, यद्यपि पर्याप्त प्राकृतिक बंदरगाहों की कमी है, और कमी क्यों है मैं ऑलरेडी इसे बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। अफ्रीका से और इंडिया के तटों की मैंने कंपैरिजन की थी, और वो तट अगर ऐसे हैं तो हाँ वो लेक्चर में आप देख लेना इसका कारण, और वो आगे मैं कराऊंगा भी, तो तब देख लेना, ये बहुत बार रिपीट होने वाली है। यद्यपि प्राकृतिक बंदरगाहों की कमी है, फिर भी कई बड़े और छोटे बंदरगाह तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। इन्होंने वाणिज्य और घनी आबादी वाली मानव बस्तियों को आश्रय दिया है। इन्होंने वाणिज्य और घनी आबादी वाली बस्तियों को आश्रय दिया है। आश्रय ऐसे लिखना, आश्रय, आश्रय, ठीक है। लिखेंगे आगे, भारत के तटीय क्षेत्र पर्यटन केंद्र, भारत के तटीय क्षेत्र पर्यटन केंद्र मछली पकड़ने और नमक बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत के तटीय क्षेत्र पर्यटन केंद्र मछली पकड़ने और नमक बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नारियल के पेड़ समुद्र के किनारे किनारे उगते हैं। नारियल के पेड़ समुद्र के किनारे किनारे उगते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, तट की पूरी लंबाई में तट की पूरी लंबाई में बड़े और छोटे बंदरगाहों के कारण व्यापार करने में मदद मिलती है। हाँ, तट की पूरी लंबाई में बड़े और छोटे बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट्स होने के कारण
व्यापार करने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे लिखेंगे एक पॉइंट, मैंने जैसे आपको भी पीछे लिखाया है कि जो तट है वो जलमग्न है, यानी कि पश्चिमी किनारे जो है वो जलमग्न है। तो जलमग्न होने का कारण क्या है, कुछ क्या होता है क्या, एक बार आप इसे एक पॉइंट डालना है, इसमें लिखना, लिखेंगे इसमें उद्भव और जलमग्न तट, उद्भव, ठीक है, लिखेंगे इसे कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस एंड सबमर्जेंस, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस एंड सबमर्जेंस, इसका पहला इसमें लिखेंगे। हाँ, किनारे क्यों कहीं पानी पहुंचता है कहीं नहीं पहुंचता, यानी कुछ तो डूब जाते हैं पानी के अंदर और कुछ नहीं डूबते, उसके ऊपर लिखेंगे, लिखना उद्भव की तटरेखा या तो भूमि के उत्थान या समुद्र स्तर के नीचे जाने से बनती है। लिखना उद्भव की तटरेखा, उद्भव मतलब है इमरजेंस, उद्भव की तटरेखा भूमि के उत्थान से या समुद्र के नीचे जाने से, या तो समुद्र का नीचे चला जाए, समुद्र नीचे हो जाए, या फिर तट ऊपर उठ जाए, इससे होती है जलमग्न। लिखना जलमग्न तटरेखा इसके ठीक विपरीत है ना, उसका विपरीत कर देंगे, इसका विपरीत कर देंगे, यानी कि या तो भूमि नीचे धस जाए या समुद्र का स्तर ऊंचा उठ जाए, सीधी सी बात है भाई, या तो वाटर लेवल ऊपर हो जाए, समुद्र का तल जो है स्तर जो है बढ़ जाए, तो जल का जो है जलमग्न तट का निर्माण होगा, या फिर भूमि नीचे धस जाए तो भी क्या है जलमग्न तट का निर्माण होगा। लिखेंगे दूसरा बार्स लेगून, बार्स लेगून, नमक, नमक दलदल, लिखेंगे नमक दलदल, समुद्र तट, समुद्री चट्टान, मेहराब, उद्भव, इसी की विशेषताएं हैं, उद्भव और हाँ जलमग्नता की। लिखेंगे भारत का पूर्वी तट, भारत का पूर्वी तट विशेषकर इसका दक्षिण पूर्वी भाग, जैसा तमिलनाडु में जो है, भारत का पूर्वी तट विशेषकर उसका दक्षिण पूर्वी भाग उभरता हुआ तट प्रतीत होता है, यानी कि इमरजेंस है। दूसरी ओर भारत का पश्चिमी तट, दूसरी ओर भारत का जो पश्चिमी तट है वो जलमग्न तट है, वो जलमग्न तट है। तो इसका कारण समझ गए, या तो आपका वाटर लेवल राइज होना या फिर जो तट है उसका इनकी भूमि का नीचे धस जाना। लिखेंगे तट का उत्तरी भाग, लिखना तट का उत्तरी भाग भ्रंश के परिणाम स्वरूप जलमग्न हो गया है, तट का उत्तरी भाग भ्रंश के कारण, भ्रंश समझ रहे हैं ना, देखो साइड में मैंने लगा भी दिया है, बाकी ये है, जैसे सपोज करो ये कोई जमीन है, अब क्या हुआ कि इस जमीन से एक टुकड़ा इस तरीका से नीचे हो गया, ये जो टुकड़ा नीचे बैठ गया है ये क्या है भ्रंश है, ये क्या है भ्रंश है, यहां हम बोलेंगे भ्रंश, और भ्रंश घाटी भी होती है। परिणाम स्वरूप जलमग्न हो गया है। दक्षिणी भाग जो लिखना तट का उत्तरी भाग भ्रंश के परिणाम स्वरूप जलमग्न हो गया है, और दक्षिण भाग जो केरल तट है एक आकस्मिक तट का एक उदाहरण है, आकस्मिक यानी कि उठा हुआ है, आकस्मिक तट का एक उदाहरण है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे तटीय मैदान समाप्त होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया है एक मिसलिनियस लेक्चर में लेकर के आऊँगा, मिसलिनियस लेक्चर में लेकर के आऊँगा जिसमें हमने पूरी यूनिट, जितना भी इसमें लेक्चर है पूरी यूनिट के अंदर मुझसे कुछ छूट गया है, और प्रीवियस ईयर के पेपर एमसीक्यूज ये सारे मैं उसी लेक्चर में कराने का प्रयास करूंगा, या तो वो भाग 1 भाग 2 इस तरीका से अलग अलग पार्ट्स में लेकर के आऊंगा, लेकिन कुछ नहीं छोड़ना, 100%, तो उसका मतलब 100% है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से सिंगल वर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, इस पर फेथ किया है और इसे फॉलो करके आप चल रहे हैं, तो आप लिख लीजिए 100 नहीं 110% आपका रिजल्ट होने वाला है, ये मैं आपको आश्वस्त आज ही करे देता हूं। लेकिन श्रद्धा के साथ मैं जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उतना ही मेहनत आपको करना है और उस प्रकार से आप चलेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब हमने ये समाप्त किया है, और लास्ट जो है हमारा इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है हमारे द्वीप, आइलैंड्स। लिखेंगे, अब डालेंगे इसका जो 6 पॉइंट है जो मैंने कल आपको गिनाए थे, 6 पॉइंट है, और इसका है द्वीप, द्वीप, आइलैंड। आइलैंड्स, आइलैंड्स, ये डाल लिया आपने, ये 6 पॉइंट है, इस यूनिट का 6 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इस यूनिट का।
यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर ये 14 है। यूनिट 1 लेक्चर 14 और टॉपिक इसका जो है ये 6 है, इसका लास्ट टॉपिक है ये द्वीप, द आइलैंड्स। जी लिखेंगे आप, लिखेंगे भारत के भौतिक भूगोल में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। भारत के भौतिक भूगोल में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में है, एक बंगाल की खाड़ी में है और दूसरा अरब सागर में, और दूसरा अरब सागर में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कई छोटे और बड़े द्वीप हैं जिनमें से कुछ ज्वालामुखी मूल के हैं जबकि कुछ प्रवाल मूल के हैं। कई छोटे और बड़े द्वीप हैं, कुछ ज्वालामुखी मूल के हैं और कुछ प्रवाल मूल के हैं। आप देखेंगे जो द्वीप समूह होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। मैं आगे आपको ऐसा बताऊंगा कि जो अल्फ्रेड वैगनर साहब ने बताई थी, उन्होंने क्या बताया था। हाँ, वो जर्मन नेवी में थे। उन्होंने ये बताया था कि जो आप ऊपर देखते हैं कि जो प्लेट बाउंड्री संचालन आप देखते हैं, यानी कि प्लेट मूवमेंट्स जिसे हम कहते हैं, प्लेट से संचालन जिसे हम कहते हैं, वो ऊपर ही नहीं हो रहा है। अगर आप समुद्र के नीचे तल देखेंगे तो वहां पर भी क्या चल रहा है, प्लेट मूवमेंट्स ऑलरेडी हो रहे हैं। यानी कि दो तरीका से प्लेट मूवमेंट्स होते हैं वहां पर भी। जैसे ये समुद्र है, ये समुद्र है, तो इसका जो तल है यहां पर भी क्या है, मूवमेंट है। यहां पर भी मूवमेंट हो रहा है और यहां मूवमेंट है, तो इसका मतलब है यहां पर भी जो है ज्वालामुखी जैसी प्रोसेस है। यहां पर भी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं समुद्र के अंदर भी, ठीक है। हाँ, इस तरीका से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और यहां से भी लावा निकलता है। अब जो लावा निकलेगा, आपको पता है कुछ लावा इस तरीका से ऊपर उठ जाएगा, इस तरीका से, है ना, इस तरीका से, और ये ऊपर उठ करके द्वीप का निर्माण कर देगा। ये ऊपर उठ करके क्या करेगा, द्वीप का निर्माण कर देगा यहां पर। और कुछ क्या करेगा, वो इस तरीका से जाता रहेगा, इस तरीका से साइड बाय साइड इस तरीका से जाएगा, ठीक है। ये है। तो इसके अंदर भी क्या है, समुद्र के अंदर भी प्लेट संचालन है, नीचे भी ज्वालामुखी जाते हैं। समझ गए आप? जी हाँ, समुद्र में भी क्या होते हैं, प्लेट संचालन होते हैं और वहां भी ज्वालामुखी विस्फोटन से इस तरह के द्वीप बनते हैं। दूसरे जो द्वीप हैं वो बनते हैं प्रवाल से। प्रवाल आप जानते हैं, मैं इसे आपको एनवायरमेंट में पढ़ाऊंगा कि कुछ मृत जीव होते हैं जिनके जो कंकाल होते हैं उनसे क्या बनते हैं, प्रवाल द्वीप बनते हैं। द्वीप, वो भी द्वीप इसी तरीका के द्वीप होते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रवाल क्या है, प्रवाल भित्ति क्या होती है। सबसे बड़ा जो प्रवाल है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी के पश्चिमी किनारे पर बना हुआ है। हाँ, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये दो तरीका के। अब लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखा है इसमें, इन द्वीपों की तटरेखा, इन द्वीपों की तटीय रेखा में प्रवाल संग्रह और, हाँ, प्रवाल संग्रह, इन द्वीपों की तटीय रेखा में जो प्रवाल से बने हैं वहां प्रवाल संग्रह होता है। हाँ, लिखेंगे थर्ड पॉइंट, भूमध्य रेखा की वनस्पतियां हैं वे संवहन वर्षा प्राप्त करती हैं। इस पर लिखेंगे, आगे लिखेंगे, ये द्वीप ज्यादातर, लिखेंगे, हाँ, ये द्वीप ज्यादातर समतल हैं और समुद्री तल से कुछ मीटर ऊपर हैं, कुछ मीटर ऊपर हैं, ठीक है। तो आप द्वीप समझ गए हैं कि द्वीप क्या है। द्वीप दो प्रकार के हैं, पहला है जो ज्वालामुखी से निर्मित है और दूसरे हैं जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। ज्वालामुखी का मैंने आपको अभी समझा दिया है कि किस तरीका से बनते हैं। ज्वालामुखी जो प्लेट संचालन है वो समुद्र के नीचे भी हो रहा है और उसके विस्फोटन से जो लावा है वो ठंडा होकर के ऊपर जम जाता है, इस प्रकार से होता है। दूसरा प्रवाल से होता है। हाँ, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने बताया कि दो प्रमुख जो द्वीप है वो है, एक बंगाल की खाड़ी में है और दूसरा अरब सागर में। तो पहला आप डालेंगे बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह, पहला आप डालेंगे बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह, ए करके डाल लेंगे आप, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। और इसे लिखेंगे आप, इसमें पहला पॉइंट डाल करके आप लिखेंगे, इनमें 572 द्वीप हैं,
लिखेंगे बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह है। इसमें 572 द्वीप है, 572 द्वीप है। ठीक है, लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी मूल का है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी मूल का है, यानी कि समझ गए आप, ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में, इसी प्रकार से आपको स्टेटमेंट देकर के पूछेगा। और जैसा कि मैंने बताया, प्रीलिम्स पास कर लिया तो मेंस की संभावना ज्यादा है, परसेंटेज बढ़ जाएगी आपकी, या हाँ सक्सेस की परसेंटेज बढ़ जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी मूल का है। उत्तरी भाग को अंडमान और दक्षिणी भाग को निकोबार, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुछ इस तरीका से फैले हैं, इस तरीका से है। तो जो इसका ये उत्तरी भाग है ना, और जो दूसरा है वो दक्षिणी भाग है। तो उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी भाग को अंडमान और दक्षिणी भाग को निकोबार कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे आगे, साइड में देख लेना ये मैप लगा हुआ है। हाँ, इन्हें 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, इन्हें 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। लिखेंगे द्वीपों के दो प्रमुख समूह, हाँ ये प्रश्न आया है, ये वाला जो जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखाया है, ये प्रश्न आया था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कौन सा डिग्री का चैनल गुजरता है, तो 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है, इस प्रकार से एक प्रश्न था, आप देख लेना उसे। द्वीपों के दो प्रमुख समूह, द्वीपों के दो प्रमुख समूह रिची द्वीप समूह और लिवरीथ द्वीप समूह। लिखेंगे हाँ, रिची और लेबरिंथ द्वीप समूह शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये द्वीप पानी में डूबे हुए पर्वत के ऊंचे भाग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कहाँ कौन से हैं, ये भी हिमालय का ही क्या है, विस्तार है, ये भी हिमालय के ही विस्तार है। हाँ, वो कनेक्ट करना है प्रीवियस लेक्चर से। हाँ, साइलोज में नहीं पढ़ना, यानी कि अलग अलग नहीं पढ़ना है, वो कनेक्ट करके पढ़ना है, इंटीग्रेटेड पढ़ना है सारा। और अभी क्योंकि अभी तो मैं जैसे ज्योग्राफी है, ये यूनिट खत्म करने के बाद मैं आगे देखूंगा कि मुझे क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट चलाना है, वो उसमें दोनों को फिर हम देखेंगे, जहां भी स्कोप है कनेक्ट करके पढ़ना, इंटीग्रेटेड एग्जांपल्स देने हैं। जब आंसर्स लिखेंगे तो अब अगर आपको कहीं वहां पे स्कोप दिया हुआ है कि हाँ आप मेंशन कर सकते हैं, तो वो पॉइंट मेंशन करें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इस व्यक्ति ने एक स्टडी अच्छे से किया हुआ है। एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी होगी और आपका कॉपी आपका व्यक्तित्व है, वो वहां से पहचानेगा बंदा है कैसा, समझ गए। हाँ, तो आपको इंटीग्रेटेड करके पढ़ना है और इंटीग्रेटेड ही आंसर्स लिखने हैं आपको जी। लिखेंगे ये द्वीप पानी में डूबे हुए पर्वतों के ऊंचे भाग हैं। लिखेंगे बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप ऐसे लिखना है, बैरन, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब बी पॉइंट डालेंगे इसी में, बी पॉइंट डालेंगे, अरब सागर, अरब सागर द्वीप समूह, अरब सागर द्वीप समूह। इन्हें लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के रूप में बांटा जाता है, इन्हें लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के रूप में जाना जाता है। इन्हें लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय, मिनिकॉय इस तरीका से लिखना है, मिनिकॉय द्वीप समूह के रूप में बांटा जाता है। ये पूरी तरह से प्रवाल निक्षेप द्वारा बने हैं, ये पूरी तरह से प्रवाल निक्षेप द्वारा बने हैं, ये प्रवाल निक्षेप द्वारा बने, याद रखना इसे पूछता है, ये प्रवाल निक्षेप द्वारा बने हैं। 43 द्वीप है इसमें, इसमें 43 द्वीप है और मिनिकॉय सबसे बड़ा है, इसमें 43 द्वीप है 43, और जो मिनिकॉय है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। द्वीपों का पूरा समूह मोटे तौर पर 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। द्वीपों का पूरा समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, जिसे उत्तर में मिनी, जिसे उत्तर में मिनी द्वीप, मिनी, उत्तर में अभी मिनी द्वीप लिखना है, उत्तर में अमीनी द्वीप, इसे उत्तर में अमिनी द्वीप,
देखेंगे इसे उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानौर द्वीप है। कन्नानौर द्वीप में विभाजित किया जाता है। कन्नानौर ऐसे लिखना है, कन्नानौर द्वीप, कन्नानौर द्वीप। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इस द्वीप समूह के द्वीपों में, इस द्वीप समूह के द्वीपों में बिना समुद्र के, इस द्वीप समूह के द्वीपों में बिना समुद्र के कंकड़, दाद, कोबरा और बोल्डर से बने समुद्री तट हैं। कंकड़, दाद, कोबरा और बोल्डर से बने समुद्री तट हैं। समुद्री तट हैं, ये सब निक्षेप हैं जी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। ये सारे पॉइंट यूनिट 1 के हमने समाप्त कर लिए हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे PYQs। मेंस में यहाँ से अगर कोई प्रश्न, पहली यूनिट से कोई प्रश्न बना है मेंस के अंदर, तो वो हम देखने वाले हैं। और प्रीलिम्स के अंदर जो प्रश्न बने हैं वो हम देखने वाले हैं। और जो भी एक्सपेक्टेड प्रश्न है वो हम देखने वाले हैं। और अगर कोई छूट गया होगा टॉपिक तो MCQ की सहायता से वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में या तो हम एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे या पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसे खत्म करेंगे। ये यूनिट समाप्त हो जाएगी आने वाले लेक्चर के 1 या 2 लेक्चर में। और इससे फिर बाहर कुछ भी नहीं है। कितना ही भी महंगा कोर्स खरीद लेना, लाख, 2 लाख, 10 लाख का, कितने भी बड़े मठाधीश से पढ़ लेना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। इससे अद्भुत कुछ नहीं है, इससे अलग कुछ नहीं है। इसलिए आपने शिव खेड़ा का एक कोट पढ़ा होगा। शिव खेड़ा कहते हैं कि जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को नए ढंग से करते हैं। तो फ्रेंड्स, नया कुछ नहीं है, बस तरीका बदलना है, सोच का तरीका बदलना है। दिशा बदल जाएगी और स्थिति भी बदल जाएगी। आप अपना तरीका बदलें, सोच बदलें, स्टेटस को पे ना बने रहें कि नहीं मुझे तो ये सर अच्छे लगते हैं, मुझे एक्स सर अच्छे लगते हैं, डब्लू सर अच्छे लगते हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, जब भविष्य मेरा गर्त में चला जाए लेकिन मानूंगा नहीं। इस एटीट्यूड को छोड़ करके अपना एटीट्यूड ऐसा रखें कि नहीं, मुझे प्रोफेशनल होना है। प्रोफेशनल का मतलब है कि जो आप कर रहे हैं ना उसके प्रति समर्पण आपको दिखाना है। जो आपका उद्देश्य है उसे पूरा करा रहा है, उसको सपोर्ट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। फ्रेंड्स, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।